ऐसे। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बीएससी सेकेंड सेम का एक टॉपिक है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो गैस के पार्टिकल्स है राइट, उसकी जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड जो भी साइंस है वो सीखने वाले। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहला ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ ही सिर्फ गैसेस ही क्यों देख रहे हैं, राइट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स ऐसा कुछ क्यों नहीं दिख रहा है हमें। तो इस सॉल्यूशन का एक सिंपल सा आंसर है कि अगर आप कंपेयर करो जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड्स के, लिक्विड्स के, गैस के मॉलिक्यूल्स, राइट। तो सॉलिड्स में आप ऑब्जर्व करोगे कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, राइट। तो वो अच्छी तरह से कुछ मूव नहीं कर पाते, राइट। जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कुछ चिपक के रहेंगे। बट इन द केस ऑफ लिक्विड क्या होता है, उनके उनके पास थोड़ी स्पेस होती है, थोड़ा सा मूवमेंट उसके अंदर अलाउड होता है, राइट। दैट्स वाई जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखते हो उस शेप में वो आ जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स उस तरह से अरेंज हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो फ्री स्पेस है उनको वहाँ मिल जाता है, राइट। और गैसेस में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा मूवमेंट गैसेस में ही पॉसिबल होता है, राइट। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी हो सकती है, राइट। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो तो वो क्या है, हाफ एम एंड वी स्क्वायर, राइट। वेलोसिटी चाहिए उसको, राइट। तो वेलोसिटी के लिए उसके पास एटलीस्ट कुछ डिस्टेंस होना चाहिए चलने के लिए, कुछ डिस्टेंस होगा तभी वेलोसिटी होगी, राइट। तो वेलोसिटी का या फिर जो आप कहो काइनेटिक एनर्जी का जो सबसे ज्यादा फैक्टर आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा आपको गैसेस में, राइट। तो इसलिए हम गैसेस के थ्रू काइनेटिक थियरी को सीखते हैं एंड दैट्स व्हाई वी से काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। अब जब हम काइनेटिक थियरी सीख रहे हैं तो उसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो हमें कंसिडर करने ही पड़ेंगे। उसके जब आप उसको अज्यूम करोगे तभी जो हमारी ये थियरी है काइनेटिक थियरी वो अप्लाई होने वाली है, वो जो है एप्लीकेबल होगी, उससे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके अजम्पशंस अभी देखते हैं। assumptions of kinetic theory of gases KTG, राइट। समझ गए ना आप, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। उसका फर्स्ट assumption क्या है, number of molecules per unit volume is very large and it remains constant। ये जो हमारा फर्स्ट assumption है इसका मतलब क्या है कि सिंपल सा मीनिंग है जिस तरह सेंटेंस बन रहा है कि अगर आपके पास एक कंटेनर में कुछ गैस है, राइट। लेट्स से इस कंटेनर के अंदर गैस है आपके पास बहुत सारी, ओके। तो उसके अगर आप एक यूनिट वॉल्यूम निकालो, इसका मतलब लेट्स से इसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब का इसका वॉल्यूम है, राइट। तो 1 मीटर क्यूब में इसके जितने गैसेस आ रहे हैं, राइट, वो से जितना कर लो कि ये जो है आपका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसके अंदर जितनी गैसेस आ रही है, जितनी गैस उसके अंदर आ रही है, जो वॉल्यूम गैस का उसके अंदर आ रहा है वो हमेशा थोड़ा बड़ा रहेगा, राइट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा उसके अंदर, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत बड़े रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं, छोटा नंबर नहीं रहेगा। आप देखो ना गैस के मॉलिक्यूल्स कितने छोटे छोटे होंगे, अगर आप 1 मीटर क्यूब भी कंसिडर करें तो उसके अंदर न जाने कितने सारे मॉलिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं। और ये नंबर बहुत बड़ा रहेगा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर 1 मीटर क्यूब में आपको उतने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो किसी और कंटेनर में भी 1 मीटर क्यूब में आपको उतने ही मॉलिक्यूल्स मिलने चाहिए किसी भी गैस के लिए, राइट। अब बात करेंगे तो सेकेंड वाला पोस्टुलेट जो है हमारा, आपका सेकेंड पोस्टुलेट है ठीक है, any gas is made up of large number of molecules, okay, which are क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल
in nature and properties। अब अगर आप देखो कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी गैस जो है उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं गैस के, राइट। अगर आप एक कंटेनर में गैस ले रहे हो तो उसके अंदर इतनी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, और उसमें का हर एक मॉलिक्यूल, वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर आइडेंटिकल इन नेचर एंड प्रॉपर्टीज, उसमें का हर एक मॉलिक्यूल चाहे आपको इन टर्म्स ऑफ शेप का हो या फिर इन टर्म्स ऑफ जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी, तो उस गैस की जो सभी मॉलिक्यूल्स है वो सब सेम रहने वाले हैं, राइट। उसका साइज, उसका शेप, उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम रहेगा। सो दैट्स इट, इसका मीनिंग उतना ही है। अब बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट थिंग इसमें है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन constant motion and collide with each other and with the walls of container with velocity ranging from 0 to infinity, and also we assume that the Newton's laws are applicable। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक कांस्टेंट मोशन में है, राइट। अब अगर आप कंटेनर में गैस को रखोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स तो मूव होने वाले हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके पास बहुत सारी स्पेस है, तो मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शंस में मूव करेंगे, राइट। अब वो एक दूसरे से भी कोलाइड होंगे और जो उसके कंटेनर की वॉल्स है उसके साथ भी कोलाइड होंगे, और उसकी जो वेलोसिटीज है वो रेंज करेगी 0 टू इंफिनिटी तक। मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, हो सकता है कि कोई एक जो मॉलिक्यूल है वो रेस्ट पर हो और जो दूसरे मॉलिक्यूल सब किसी कांस्टेंट मोशन में हो, राइट। वो डिपेंड करेगा किस इंस्टेंस पे आप उसको देख रहे हो, राइट। और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी कोलिजन्स हो रहे हैं उसमें न्यूटन के जो लॉ है, न्यूटन का जो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ जिसके अंदर आप कोलिजन की बात कर रहे हो वो एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर, ओके। जो भी न्यूटन की सभी लॉज इसमें एप्लीकेबल है, हम देख रहे हैं। अब हमारा जो फोर्थ असम्पशन है वो क्या है, while moving the molecules of a gas, वही हमारा collide with the other molecules and the walls of container the distance traveled by a molecule between two successive collisions is called free path। The average of all these free paths is called mean free path। अगर इसका मतलब क्या है,
While moving, the molecules of a gas collide with each other and the walls of the container, right? The distance traveled by the molecule between two successive collisions is called a free path, और जो एवरेज पाथ होता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ. तो इसको अभी को समझते हैं. अब देखो, जब मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में होंगे, एक दूसरे के आसपास होंगे और वो मूव कर रहे होंगे, ओके, तो लेट्स से कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है, राइट, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ये आपका तीसरा मॉलिक्यूल है. सो लेट्स से आपका चौथा मॉलिक्यूल है, ये यहाँ गया, राइट, ये हो गया इसका फर्स्ट कोलिजन, यहाँ पर हुआ, ओके, ये हुआ इसका सेकेंड कोलिजन, ये हुआ इसका थर्ड कोलिजन, राइट. अभी फर्स्ट कोलिजन और ये सेकेंड कोलिजन. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स मींस फर्स्ट कोलिजन, सेकेंड कोलिजन, इसके बीच का जो डिस्टेंस इसमें क्रॉस किया वो गया आपका लैम्बडा 1. अब आप जो है मीन फ्री पाथ को इससे डिनोट करोगे, इसको बोलते हैं आप लैम्बडा, ओके. ये हो गया, ये आपका फ्री पाथ है, ओके. चलो फ्री पाथ बोलिए इसको, फ्री पाथ, ओके. क्या होगा आपका लैम्बडा 2, ये आपका लेट से एक और पार्टिकल है, एक और मॉलिक्यूल है, ये होगा आपका लैम्बडा 3, ओके. तो यहाँ पर क्या हमने बोला था कि मॉलिक्यूल्स मोशन में है, एक दूसरे से जब कोलाइड करेंगे तो जो दो मीन जो दो सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, ओके. तो ये यहाँ पर फर्स्ट कोलिजन, यहाँ सेकंड कोलिजन, तो इसके बीच का ये जो कोलिजन हुआ इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट, इसका ये है फ्री पाथ, फर्स्ट, ओके, फ्री पाथ में. अब ये कोलिजन मतलब ये यहाँ पर एक कोलिजन होगा और यहाँ पर एक कोलिजन होगा, राइट, इस मॉलिक्यूल से और इस मॉलिक्यूल से. ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर था, अब यहाँ है, इससे कोलाइड किया, ओके. अब यहाँ या फिर उससे कोलाइड किया, इसका फर्स्ट कोलिजन फिर से हो गया और इसका सेकंड कोलिजन हो गया. ये हो गया आपका फिर मीन ये होगा आपका फ्री पाथ सेकंड वाला. उसके बाद इससे टकराया, इससे टकराया, इन दोनों के बीच का जो पाथ उसने कवर किया होगा आपका फ्री पाथ थर्ड, राइट. अब अगर आप बात करो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ किसको बोलेंगे, आपका जो लैम्बडा 1 हो गया, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3, इसका अगर आप एवरेज लो या फिर मीन लो, राइट, मीन या एवरेज कुछ भी बोल सकते हो, राइट. जितने क्वांटिटीज है उसका ऐड करो और जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उससे डिवाइड करो, तो आपको मिल जाएगा आपका ये मीन फ्री पाथ मिल जाएगा, ओके. इसका बोल सकते हैं लैम्बडा m, ये हो गया आपका लैम्बडा m, ये हो गया आपका मीन फ्री पाथ, राइट. समझा आपको कॉन्सेप्ट कि फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, ओके. कोलिजन्स जब हो रहे हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं, उसके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा 1, ये लैम्बडा 2, ये लैम्बडा 3, उसके अकॉर्डिंग आपके हो गए फ्री पाथ. और इसका अगर आप मीन निकालो या फिर उसका एवरेज निकालो तो वो हो जाएगा आपका मीन फ्री पाथ, ओके. वो होगा आपका मीन फ्री पाथ, ओके. तो फिर आपका ये 6 होगा, आई थिंक, है ना. ओके, तो आपका जो 6th assumption है वो होगा कि the molecules of a gas are perfectly spherical, okay, perfectly spherical, and they undergo elastic collision, that is the momentum and kinetic energy remains constant, right. अब इसका मतलब क्या हो रहा है, जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ओके, दो मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे, ये मॉलिक्यूल इसके पास आया और ये टकरा गए, ओके, ये भी इसके पास कुछ डिस्टेंस तक आएगा, ओके. इसको कर देते करेक्ट थोड़ा सा. ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आए, यहाँ पर आगे कोलाइड हुए, तो इनके बीच में का जो कोलिजन होगा वो होगा इलास्टिक कोलिजन. अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि जो जब ये टकराएंगे तो इनका जो मोमेंटम है और जो काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ओके. इतना ही मीनिंग है उसका, राइट. अगर और ये जो परफेक्टली स्फेरिकल शेप इसका बताया इसमें,
हम ये सब अज्यूम कर रहे हैं, ओके। जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसका जो शेप होगा वो परफेक्टली स्फेरिकल होगा। ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना तो हमें वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ती है, तो एक फिक्स अगर शेप होता है तो कैलकुलेशंस इजी हो जाती है आपकी। दैट्स वाई इसका एक फिक्स शेप रखा है हमने, जो जिसको हम बोल रहे हैं कि वो परफेक्टली स्फेरिकल है, राइट। और अब बात करेंगे सिक्स्थ जो आपका अजम्पशन है, सेवेंथ अजम्पशन, ओके। सेवेंथ अजम्पशन है वो है आपका द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस कोलिजन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि द टाइम इंटरवल between two collisions is much greater than the time the molecules collide with each other. अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पर, आपका जो कोलिजन है वो क्या इंस्टेंटेनियस है। इसका मतलब लेट्स से अभी दो मॉलिक्यूल्स चलो कोलाइड हो रहे हैं, ओके। ये मॉलिक्यूल इसकी तरफ आया और कोलाइड हो गया। अब इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए लेट्स से, मैं बस बोल रहा हूँ इससे बहुत कम टाइम लगेगा, बट लेट्स से इसको 1 सेकेंड लगता है इसके पास पहुँचने के लिए, ओके। लेट्स से इसको सिंपल करने के लिए लेट्स से इसको 5 सेकेंड लगते हैं कि ये इस मॉलिक्यूल के पास से M1 मॉलिक्यूल M2 से जाकर टकराएगा, उसके लिए उसको लग रहा है 5 सेकेंड्स, ओके। और जब ये टकराया, ओके, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है M1 और M2, ये रहे कोलिजन, मतलब ये जब चिपक के रहे तो ये रहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए चिपक के रहे, ओके। तो जितनी देर के लिए ये मॉलिक्यूल चिपक कर है वो टाइम बहुत कम होगा इस टाइम से, जितना उसको टकराने के लिए टाइम लग रहा है, राइट। कोलाइड होने के लिए उसको जितना टाइम लगा उससे बहुत ये टाइम बहुत बड़ा होगा किस टाइम से, जितने टाइम के लिए कोलाइड हो रहे हैं, राइट। तब ये चिपक गए और फिर जब दूर गए, वो चिपक नहीं करे, जितनी देर चिपक कर रहे वो टाइम बहुत छोटा रहने वाला है, ओके। Eighth assumption is related to pressure. Pressure of a gas is due to the collision of molecules with the walls of the कंटेनर, ओके। कंटेनर की वॉल्स के साथ में उसका जितना कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर है वो अराइज हो रहा है, राइट। इसमें एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है आई थिंक, ओके। जो कंटेनर है, जो गैस कंटेनर है जिसके अंदर गैस फिल्ड है, राइट। अब ऑफ कोर्स वो कुछ फोर्स लगाएगी बाहर निकलने के लिए, राइट। गैस को आप समझो अगर आप छोटे कंटेनर में भी अगर रखते हो तो वो उसके अंदर रह सकती है, और जितना अगर आप उसको बड़ा कंटेनर दोगे तो उतना फैलेगी वो गैस, राइट। तो अगर आप एक छोटे कंटेनर में रखोगे तो जो वॉल के ऊपर फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, राइट। जो फिर फोर्स पर यूनिट एरिया है, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करेगी वो ज्यादा रहेगा एक छोटे कंटेनर में, एक बड़े कंटेनर में थोड़ा कम रहेगा, ओके। तो उसके वजह से और ये जो प्रेशर है वो क्रिएट हो रहा है। प्रेशर का मीनिंग ही क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। जितना फोर्स ये एक यूनिट एरिया पर लगाएंगे वो उस पर डिपेंड करेगा कि प्रेशर कितना, जो गैस का प्रेशर है वो कितना रहेगा, ओके।
तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जितना वो फोर्स उस कंटेनर पर लगाएगी, उस कंटेनर की वॉल पर लगाएगी, उतना उसका प्रेशर रहेगा, उस गैस का प्रेशर उतना रहेगा। अब जो आपका आ रहा है एक और assumption, वो होगा आपका नाइन्थ assumption आपका वो है ग्रेविटी से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। इसका मतलब क्या है, अगर आप जब भी इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को कंसीडर करोगे तो इसमें आप एक चीज पाओगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते, जबकि इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ओके, लेट्स से कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वो कोलाइड कर रहे हैं, चलो, तो फिर भी जब ये मूव कर रहे हैं इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो कुछ ना कुछ ऐड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, राइट? उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा ना उसका। बट जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब इसको हम डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का कभी नाम लेते ही नहीं है। दैट्स बिकॉज हम बस अज्यूम कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जस्ट अब अज्यूम कर रहे हैं, बट इफेक्ट कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। ओके, और जो एक लास्ट आप ले सकते हो 10th वाला आपका जो अजम्पशन है वो रहेगा कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज very large। ओके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड लिखना चाहिए एक्चुअली, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय a gas is very large as compared to the volume occupied by the molecules of a gas। अब इसका मतलब क्या है? इजी है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे रीड करने में, बट इजी है। अब देखो, लेट्स से कि आपके पास में इस कंटेनर के अंदर गैस है, बहुत सारी गैस है, ओके, और आप चलो मान लेते हैं कि इसने क्या 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम इसने फिल कर दिया इस कंटेनर के अंदर, 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम इसने फिल कर दिया। बट अगर आप इस गैस को बहुत कंप्रेस कर दो, ओके, इस कंटेनर के अंदर अगर आप इस गैस को कंप्रेस करके आप बोलो कि इतने एरिया में आप इस गैस को ला लो, चलो इतना भी नहीं, आप इसको इतने एरिया में ला लो कंप्रेस करके, ओके, इतना कंप्रेस करो कि इनके बीच में कुछ स्पेस ही ना बचे, राइट? तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, राइट? जो रियल जो इनका वॉल्यूम है, जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो रियल वॉल्यूम है, वो अगर आप गैस को स्पेस दे रहे हो तो इतना फैल रही है कि जो उसका रियल वॉल्यूम है उससे कई गुना ज्यादा उस गैस का वॉल्यूम रहेगा, राइट? उन्हें कंप्रेस कर दो, आप एक साइड में उसको जमा कर दो, तो देखो ना आप कितना कम वॉल्यूम मिल रहा है उसका। जो रियल जो मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम कितना कम है। लेट्स से ये वॉल्यूम कुछ इस तरह से होगा कि ये आपको 0.5 मीटर क्यूब के आसपास मिल सकता है, राइट? ये जस्ट मैं अपने मन से नंबर बता रहा हूँ आपको, ओके? रियलिटी में कुछ अलग नंबर्स देखने मिलेगा आपको, ठीक है? जो गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, ओके, जो मॉलिक्यूल्स को अगर आप मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को अगर आप कंसीडर करो, ओके, तो उसको अगर आप जमा कर दो एक साइड में कॉर्नर में, इस तरह से जमा कर दो, और आप एक गैस को, रियल गैस को देखो जो जिसके ऊपर आपने कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया, उसको कहीं जमा नहीं रख रही हो, फ्री है वो गैस, ओके, कंटेनर के अंदर, तो वो कुछ ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एज कम्पेयर टू दी गैस जिसमें आप मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं रख रहे हो, सो दैट आपको उन मॉलिक्यूल्स का रियल वॉल्यूम आपको पता चल जाए, ओके? सो यही दोस्तों मेरी, ओके, आई होप आपको समझ गया होगा। तो ये थे आपकी कुछ assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नया नया चैनल है। सो आई होप, चलो आपको समझ में आया। हैव अ गुड डे, थैंक यू।